आज हम बात करेंगे राजधानी दिल्ली में कार्यरत श्रमिकों की समस्याओं के बारे में। दिल्ली में श्रमिकों की संख्या जो असंगठित क्षेत्र में है, वह लगभग 40 लाख है और इन श्रमिकों की तरफ दिल्ली सरकार का क्या कोई ध्यान गया है? क्या उनके लिए कोई नए कानून बनाए गए हैं या वही पुराने घिसे-पिटे 1954 के, 1936 के कानून विद्यमान हैं? उनमें दिल्ली की सरकार क्यों नहीं जागी? इसके बारे में भी हम दिल्ली सरकार से पूछेंगे और हम आज सिर्फ कर्मचारी और श्रमिक वर्ग के बारे में बात कर रहे हैं। जो 40 लाख श्रमिक दिल्ली में कार्य कर रहे हैं, वह असंगठित क्षेत्र के हैं। चाहे वे दिल्ली में किसी दुकान में काम कर रहे हैं, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, अस्पताल में काम कर रहे हैं, किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, किसी होटल में काम कर रहे हैं या किसी अन्य ऑफिस में काम कर रहे हैं। इसके अंदर ट्रस्ट और सोसाइटीज़ जो हैं, उनके भी ऑफिस शामिल हैं। वहाँ भी श्रम कानून लगते हैं और इनको उनके अधिकार, जो उनकी सेवा शर्तें निर्धारित की गई हैं दिल्ली दुकान एवं संस्थान अधिनियम के अंतर्गत, उसमें उनको वह सेवा शर्तों के अनुसार उनको वेतनमान भी दिए जाने चाहिए और सेवा शर्तें भी लागू होनी चाहिए। दिल्ली के अंदर आज अगर हम जानें कि ये समस्या क्यों उत्पन्न हो रही है, तो उसके कई कारण हैं। उनमें से प्रमुख कारण यह भी है कि दिल्ली सरकार के श्रम विभाग में इस वक्त 30 से 35 इंस्पेक्टर, निरीक्षक ही इस कार्य को कर रहे हैं और उनको इसके अलावा अन्य कार्य भी करने पड़ते हैं, जैसे कि उनको कोर्ट में जाना पड़ता है। जब वो कोई चालान दाखिल करते हैं, सारा दिन कोर्ट में लगता है और जो सेवा शर्तें हैं, जो लागू नहीं हो रही हैं, जो शिकायतें आती हैं, दिल्ली में जो कर्मचारियों को की जो शिकायतें यूनियन की मार्फत या उनके द्वारा स्वयं दी जाती हैं, उन शिकायतों की संख्या लगभग 10,000 एक तिमाही में आती हैं। लगभग समझिएगा 40,000 जो कर्मचारी की शिकायतें पूरे वर्ष में लगभग प्राप्त होती हैं। इन शिकायतों में ध्यान क्यों नहीं दिया जाता, यह एक प्रश्न है, क्योंकि जो कर्मचारी अपना कार्य करता है, अपना समय देता है, मेहनत से कार्य करता है, तो उसको वेतन भी समय पे और पूरा वेतन दिया जाना चाहिए। कार्य के घंटे भी जो निश्चित हैं, वही होने चाहिए। हमने देखा है कि सिक्योरिटी गार्ड्स हर जगह 12 घंटे कार्यरत हैं। 12 घंटे की ड्यूटी नहीं होती है, अतः ये जो 4 घंटे अतिरिक्त काम कर रहे हैं, उसका ओवर टाइम 2 गुना भी मिलना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आज जो न्यूनतम वेतन लगभग 17,234 रुपये सिक्योरिटी गार्ड का है, अगर वह 8 घंटे से अधिक यानी कि 4 घंटे कार्य ज़्यादा करता है, तो उसे डबल रेट के हिसाब से 17,234 और मिलने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि उसको जो वेतन है 34,000 से ऊपर मिलना चाहिए। क्या आप जानते हैं? क्या आपको अपने अधिकार की जानकारी है? अगर नहीं, तो इस वक्त जो हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, आप मन-मन में सोच रहे होंगे, ऐसा तो आपको नहीं मालूम है, लेकिन इस जानकारी के लिए मैं आपके सम्मुख कुछ और भी बात कहता हूं कि आपको कार्य के घंटे आपके लिए निश्चित किए जा चुके हैं। 8 घंटे से ज़्यादा आपसे काम नहीं लिया जा सकता है। 9 घंटे एक स्प्रेड आवर होता है कि 9 घंटे जिसमें आपको खाना और चाय-पानी के लिए या अन्य किसी छोटे से कार्य के लिए बीच में आपको उठना पड़ता है, तो उसका ध्यान रखते हुए 9 घंटे आप उस स्थान पे नौकरी करने के स्थान पर रहेंगे। इसके अतिरिक्त जो भी आप काम करेंगे, उसके लिए ओवरटाइम आपको मिलना चाहिए। ओवरटाइम की भी एक सीमा निर्धारित है कि 150 घंटे से ज़्यादा ओवरटाइम पूरे वर्ष में आपसे नहीं कराया जा सकता है। लेकिन आप देखिए कि सिक्योरिटी एजेंसीज़ 12 घंटे कर्मचारियों से काम लेती हैं। इसी तरह से फैक्ट्री और दुकानों में भी यही स्थिति है कि 10 से 12 घंटे उनसे काम लिया जाता है, लेकिन पगार उनको 8 घंटे की ही मिलती है। चाहे आप असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी हैं या संगठित क्षेत्र के,
आपकी सेवाएं दिल्ली दुकान एवं संस्थान अधिनियम के द्वारा निर्धारित होती हैं। इसके अंतर्गत आपको 8 घंटे कार्य करने के लिए बाध्य किया जा सकता है, लेकिन इससे ऊपर अगर आपसे काम लिया जाता है तो वह ओवरटाइम गिना जाएगा और उस ओवरटाइम के लिए 2 गुना आपको वेतन दिया जाएगा। इसी तरह से सप्ताह में 1 दिन वेतन सहित आपको अवकाश मिलना चाहिए और साल में आकस्मिक कहिए या आप कहिए सिक लीव जैसे कहते हैं, वह 12 दिन की, जब आप बीमार पड़ जाते हैं या आकस्मिक कोई कार्य पड़ जाता है तो 12 दिन की साल में आपको छुट्टी मिलनी चाहिए। इसी तरह से 15 दिन का आपको अवकाश और मिलता है प्रिविलेज लीव के हिसाब से। कहीं आपको कहीं जाना है, आना है, तो आप उन 15 दिन की छुट्टियों को ले सकते हैं। लेकिन यह 15 और 12 जो छुट्टियां हैं तभी आपको मिलेंगी जब आपने वर्ष में जो छुट्टी नहीं ली है उसके अनुपात में ही आपको ये छुट्टियां मिलेंगी। अब आती है बात, जहां आप काम कर रहे हैं वहां पर क्लीननेस होनी चाहिए, वहां सफाई होनी चाहिए, वहां लाइट ठीक होनी चाहिए, वहां एक्सीडेंट प्रोन एरिया नहीं होना चाहिए। यह सब भी आपके नियोक्ता या कहिए कि जो आपके संस्थान के जो मालिक हैं उनको मुहैया करानी है। अब यदि ऐसे वक्त में कभी आपको कुछ कार्य करते वक्त ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर आपको चोट लग जाती है तो आपको उसका हर्जाना या उसका जो अस्पताल में व्यय होगा वह भी आपके संस्थान के जो मालिक हैं वो आपके ऊपर खर्च करेंगे। उसके लिए आप, अगर आपके साथ में ऐसी दुर्घटना होती है तो आप वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, अब आप उसको एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट कहते हैं, उसके अंतर्गत आप अपना क्लेम भी दाखिल कर सकते हैं। जिस संस्थान में आप कार्य कर रहे हैं उस संस्थान के नियोक्ता को आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर भी दिया जाना चाहिए। उस अपॉइंटमेंट लेटर में आपका नाम, संस्थान का नाम और एड्रेस, कार्य के घंटे, सेवा शर्तें भी लिखी जानी चाहिए। सेवा शर्तें जो कानून में सुविधाएं उपलब्ध हैं या वेतनमान उपलब्ध है उनसे अधिक हो सकती हैं, उनसे कम नहीं। टैक्सी सर्विसेज और डिलीवरी सर्विसेज भी दिल्ली दुकान एवं संस्थान अधिनियम के अंतर्गत एम्प्लॉयर और नियोक्ता की श्रेणी में आते हैं। तो इस प्रकार से जो भी कर्मचारी इन संस्थाओं में काम कर रहे हैं, ओला, उबर, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जोमैटो, ये सभी कर्मचारी अपनी सेवा शर्तों के अनुसार अपनी कंपनी, अपने मालिक, अपने नियोक्ता से अपने अधिकार की मांग रख सकते हैं। यह अधिनियम 1954 का है। 1954 के बाद में अभी 70 वर्ष हो चुके हैं और इन 70 वर्षों में कोई संशोधन नहीं किया गया है। उस वक्त 1954 में जो जुर्माना था, पेनल्टी थी, वह 250 रुपया थी, 250 रुपया, और आज भी यह जुर्माना 250 रुपया है। उस वक्त कर्मचारी को 50 से 75 रुपया वेतन मिलता था और आज 17,234 रुपया अकुशल कर्मचारी का वेतन है। तो उसी अनुपात में जुर्माना बढ़ाया जाना चाहिए और इसी तरह से न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंदर भी जुर्माने का संशोधन होना चाहिए। इसके अतिरिक्त एक और इस कानून में कमी है कि जो भी कर्मचारी आज नियुक्त होता है उसका वेतन भी 17,934 होता है और यह कर्मचारी जब 10 साल काम कर लेता है तब भी उसको न्यूनतम वेतन पर रखा जाता है। इसलिए जो कर्मचारी हर वर्ष अपनी आयु वहां देता है, अपना परिश्रम वहां देता है, तो उसको उसी अनुपात में कुछ स्केल भी रिवीजन होना चाहिए, उसको इंक्रीमेंट मिलना चाहिए। कर्मचारियों को यह सुविधाएं समय पर मिलें और सुनिश्चित हों, इसके लिए मैं यूनियन से आग्रह करता हूं कि आप कर्मचारियों के बीच में जाएं, उनको एजुकेट करें और इस मांग को दिल्ली सरकार के समक्ष लेके आएं। दिल्ली के श्रमिकों और ट्रेड यूनियंस से मेरा परिचय और नाता लगभग 32 वर्ष का रहा है। आज का ये संवाद एक तरफा था। मैं जानता हूं कि आपके मन में कई प्रश्न होंगे, तो मैं आपको अनुरोध करता हूं कि आप अपने प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में नाम, पता और फ़ोन नंबर के सहित
भेज सकते हैं, जिससे कि आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिल सके। साथ में आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाकर हमसे जुड़ सकते हैं। सत्य अभियान।